और जो नहीं पढ़ के आएंगे उनको घर भेज दूंगी। चलो हम लोग करने जा रहे हैं डी ब्रॉय इक्वेशन। डी ब्रॉय बताया था आपको कि टू ब्रदर्स थे, किसमें रिसर्च कर रहे थे, वो इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहे थे। और इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते करते फिर उन्होंने क्या किया, फिर साइंस के फील्ड में भी काम किया। और साइंस के फील्ड में काम करने पे इन्होंने एक इक्वेशन दे दी जिसको डी ब्रॉय इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। डी ब्रॉय इक्वेशन बेसिकली आई किस लिए थी, आई किस लिए थी का मतलब नहीं है, ये थी क्या बेसिकली। इस इक्वेशन के थ्रू ये बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन है या लाइट है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, पार्टिकल और वेव दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है टाइम टू टाइम। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को कोरिलेट करने के लिए, इंटर रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी डी ब्रॉय ने, उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉय इक्वेशन। जिसमें क्वेश्चंस आते हैं और है क्या ये, बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है। मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए आप इनको यूज करते हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पार्टिकल है, कोई बॉल है, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आपके उसमें आप कभी कभी कोई बॉल भी दे देते हैं। तो अगर वो न्यूमेरिकल्स में बॉल दे रहे हैं इसका मतलब उसको क्या मान रहे हैं कि उसको मान ले रहे हैं कि वो माइक्रो छोटा पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन बॉल वगैरह के लिए या हमारी बॉडी के लिए या बड़े मास के लिए ये यूज नहीं होती है। बेसिकली ये इक्वेशन किसके लिए यूज होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया गया, इसको लाइट के लिए यूज किया गया। तो डी ब्रॉय ने क्या बताया, इन्होंने इक्वेशन दी और इक्वेशन क्या बताती है, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल नेचर वेव नेचर। हाँ, इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बताया। किसके लिए है ये, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो बताया क्या, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन दिया इन्होंने कि अगर आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कोई है और वो वेव बनता है या वेव नेचर शो करता है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा, क्या होगा उसका वेवलेंथ, वो वेवलेंथ होता है h अपॉन p। वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन p। h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और p क्या है मोमेंटम। और वो भी कौन सा मोमेंटम है, लीनियर। p से डिनोट करते हैं लीनियर को, एंगुलर को डिनोट करते हैं कैपिटल L से। ठीक है, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन mv। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये इक्वेशन इन्होंने निकाली थी, लैम्डा और मोमेंटम को रिलेट कर दिया। मोमेंटम क्या होगा, पार्टिकल नेचर है, ये क्या है पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, और लैम्डा क्या शो कर रहा है आपका नेचर। इतनी बात क्लियर है। यूज किसके लिए करेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, सबके लिए नहीं यूज करेंगे। हाँ क्या कह रहे थे, यही तो थी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाएगा। लैम्डा निकालना है तो h अपॉन p, h अपॉन mv। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बोले कि भाई हम भी तो एक मास है ना, आप भी तो एक मास हो, तो आपका वेव बनाएंगे क्या, तो वेव आप वेव फॉर्म में क्यों नहीं दिख रहे हो, एक बड़े से पार्टिकल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, एक बड़ी सी बॉडी के फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, तो वेव में के फॉर्म में क्यों नहीं दिखते, क्या रीजन है,
इसका रीजन ये है कि देखो इतना बड़ा पार्टिकल हाँ ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की जिस जो आपका पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में देखा जा सकता है, जो भी पार्टिकल उसके लिए वेवलेंथ का कितना बड़ा पार्टिकल उसी कम है। हाँ जितना बड़ा पार्टिकल होगा, ये देखिए मास है ना, अब यहाँ पे हम बोले कि हम वेव फॉर्म में दिखना चाहते हैं या हमारा वेव फॉर्म क्या होगा, हमारे वेवलेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे मास कर दिया जाएगा 70 केजी। ठीक है, कोई वेलोसिटी हो मेरी मान लो 70 और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी h की वैल्यू। ठीक है, तो ये जब मास जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी ही छोटी रहेगी। मास जितना बड़ा होगा वेवलेंथ क्या होगी, उतनी छोटी रहेगी, तो वो वेव के फॉर्म में उसका वेव फॉर्म हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए किसके लिए अप्लाइड है, और इसीलिए बोला जाता है कि दोनों जो नेचर है वो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए देख सकते हो, लाइट के लिए देख सकते हो, जो छोटे पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोप। फिर उसका अमाउंट आएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिवली हो जाएगा, बहुत छोटा आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं वेव, वेव का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर बहुत छोटी है, वेवलेंथ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये डी ब्रोई इक्वेशन का आया कैसे था देख लो। E is equal to mc स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, आइंस्टीन इक्वेशन सुनी होगी आपने, और एक हमने बोला E is equal to h nu, ये फॉर्मूला एनर्जी का वाला किसने दिया था, h nu ये प्लैंक थे, मैक्सवेल थे, इन लोगों ने काम किया। E is equal to इक्वेशन h nu, ये प्लैंक थे, E is equal to h nu is equal to mc स्क्वायर, दोनों को अगर इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको न्यू को आप क्या लिख सकते हो, c बाई लैम्डा लिख सकते हो, c से एक c क्या हो जाएगा, अगर लाइट मानते हो, लाइट की वेलोसिटी मानते हो, c तो लाइट की वेलोसिटी है, m into c is equal to क्या आ गया, h बाई लैम्डा, क्या है मास है, c क्या है वेलोसिटी, h है प्लैंक कांस्टेंट बाय लैम्डा, लैम्डा को इधर ले जाओ, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है p, इस तरीके से आई थी ये, ये क्या है आपका डी ब्रोई इक्वेशन, 11th में इंपॉर्टेंट है और जेई में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कर ले इसमें 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए आप, एक जिससे कि साथ के साथ क्या हो रहेगा, ये क्लियर करते चले हैं, सबने करना है, कोई फालतू में बैठेगा नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, डी ब्रोई वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा लिख देती हूँ, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर क्या है 10, इन
हाइड्रोजनिक एटम, हाइड्रोजनिक का मतलब हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन जैसे का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजनिक एटम is equal to 1.5 pi a naught। a naught है बोर रेडियस, a naught क्या दिया हुआ है, बोर रेडियस दिया हुआ है। then n by z is equal to, n by z की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू 1.75, 0.4 and 1.5। ट्राई करिए। ऑप्शन ए क्या है, 1। कैसे कर सकते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ दिया हुआ है और आपको पूछ रहे हैं एन बाई जेड की वैल्यू। डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला तो पता है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ से हम लोग पी निकाल सकते हैं उस पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन का पी आ जाएगा मोमेंटम मास इनटू, और वेलोसिटी के फॉर्मूला में n बाई z आता है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसमें n बाई z आता है, उसको यूज करके n बाई z की वैल्यू निकालते हैं। ए नॉट दिया हुआ है बोर रेडियस, ए नॉट का मतलब है कि फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। और आप ट्राई कर लीजिए फिर। नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं, स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है क्या, डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया आशा बोलिए वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 1.5। 1.5 पाई ये हो गया डी ब्रॉय। तो अगर P की वैल्यू निकालो मोमेंटम की तो H अपॉन 1.5 पाई A नॉट आ जाएगा। ये क्या है, P इज इक्वल टू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम है नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ H अपॉन 1.5 पाई A। यहाँ तक बात क्लियर है ठीक। अब देखो, अगर हम लोग इसको रिलेट करना चाहें इससे, अच्छा ये ए नॉट जो दिया हुआ है ये है बोर रेडियस। तो बोर रेडियस का मतलब है कि ये जो है
ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। हाइड्रोजन के क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट का। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलिए जरा जल्दी से। 0.18 10 by n square, 10 square, 10 raised to power 6, 6 है या 8 था, 6। और यहाँ पे क्या था, z by n या n by z, z by स्क्वायर था कोई, नहीं था, वेलोसिटी में सेट स्क्वायर, z by n ये आ गया। यही वैल्यू हमें चाहिए, यही चाहिए ना। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी रखो आप, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v अगर आप देखना चाहो यहाँ से, तो v आपका आ जाएगा h अपॉन 1.5 इंटू पाई इंटू k नॉट इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू। यही तो है वेलोसिटी ऑफ इन एनर्जी फॉर्म। दिया गया h अपॉन 1.5 इंटू पाई इंटू k नॉट इंटू मास ऑफ, ये क्या आ गया 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर z बाई। अब h की वैल्यू तो हमको पता है, ये तो आएगा 0.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर को किसको a नॉट तो a नॉट तो लिखते हैं, a नॉट इज इक्वल टू, तो ये होगा ना 0.529, n इसको क्या होता है स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z होता है, ये स्ट्रॉन्ग ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे फॉर्मेट में होता है ना, ये कोऑर्डिनेट ये ऐसे फॉर्मेट में बोल रहा है, तो m तो नहीं लगेगा। अरे ये हाइड्रोजन के लिए हम लगा रहे हैं, हाइड्रोजन का a नॉट का वैल्यू है वो हमने निकाला है, a नॉट की वैल्यू है 0.529 और अगर इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगी 10 raised to power -10। ये हमने a नॉट की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब ये a नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी, h की वैल्यू रख दी जाएगी, h की वैल्यू रख सकते हैं हम, और आपका z by n का वैल्यू आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख करके। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, h की वैल्यू रखो 6.6 into 10 raised to power -30, ये हो गया 1.5, ये हो गया पाई की वैल्यू 3.14, a नॉट की वैल्यू 0.529 कैलकुलेशन -10, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power -31, ठीक है। और ये वैल्यू जो थी ये आपकी नीचे आएगी, ये भी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू रख करके हम z by n की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। ये वैल्यू निकालनी है फिर z by n। आंसर मैं बता देती हूँ, सॉल्व करके एक बार घर पे देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। आंसर इसका आ रहा है 0.7 0.7। तुम्हारा निकल गया, तुमने कैलकुलेट तो कुछ किया नहीं। आंसर इसका है 0.7, ठीक है। प्रोसेस समझ आया, थोड़ा लंबा है, इसका कुछ छोटा रास्ता भी ढूंढते हैं। वो भी बता दो। लेंदी कैलकुलेशन होगी ना, बहुत ज्यादा। शॉर्ट फॉर्म बता, ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में इन्होंने किसी शॉर्ट रास्ते से किया है। वो बता। हमारी मैडम हिंदी से पेपर बना मैं बोला है कि जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई r इज इक्वल टू होगा n लैम्डा,
2 pi r is equal to n lambda, इसी वेक्टर को लगाएं circumference 2 pi r। हाँ ऑर्बिट का इन्होंने क्या लगाया है और कितना यार 2 pi r is equal to n lambda। रेडियस गिवन थी तो पाई से पाई कट जाएगा, कटेगा 2 pi r is equal to n lambda के फॉर्मूला को 2 pi r हाँ रेडियस ए नॉट के फॉर्म में रखिए, फिर ए नॉट की वैल्यू रखेंगे pi r भी पता है लंबा रख दिया यहाँ ये कैलकुलेशन करनी कैसे करें हम कैलकुलेटर से करें जैसे पूछे कर दिए कि कैलकुलेटर वहाँ मिलेगा, कैलकुलेटर कभी मिलेगा मैं नहीं कह रहा किलोमीटर सभी साइड पे जाओ प्लीज कितने जाओ हम लास्ट वाली साइड पे वेलोसिटी में बहुत लंबा प्रोसेस है, पाई आर इक्वल टू लैम्डा लगाएंगे ये ऐसा तो है सब्जेक्ट ना अगर एक नॉट को तो अपन कन्वर्ट कर देंगे ना, मतलब 2 पाई आर को सब ऊपर जो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा, लैम्डा का आउटसाइड ये हम सब्जेक्ट में ये 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर छोड़ दो n और लैम्डा कितना दिया हुआ बोलो लैम्डा 1.5 ये दिया हुआ ना, हाँ तो पाई से पाई पहले उड़ गया, हाँ ठीक है आर ठीक है, और आर यहाँ पे दिया हुआ और ये 2r है, ये आर जो होगा वो nth ऑर्बिट की रेडियस होगी, तो nth ऑर्बिट की ये पहले ऑर्बिट की रेडियस है, nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी पहले ऑर्बिट की रेडियस मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय 7 यही तो होगी, ये हो गया 1.5 into a नॉट, ये a नॉट है ये पहले ऑर्बिट की रेडियस, तो ये इससे a नॉट और a नॉट वाला फैक्टर भी उड़ गया, अब यहाँ n स्क्वायर से n भी उड़ गया आपका, तो ये बन गया आपका क्या 2n by z is equal to 1.5, तो n by z ही तो हमने कैलकुलेट करना था, तो 1.5 by 2, तो ये कितना आ गया 0.75, वो तो बहुत लेंथी हो गया उसमें वेलोसिटी वगैरह क्या किया हमने, अगर सर्कमफेरेंस उसकी पूरे की लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी उसकी रेडियस n ऑर्बिट की 2 पाई r n, ठीक है इज इक्वल टू n जिस शेल में है और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इससे बहुत तेजी से हो गया, तो यही वाला इसी से ठीक है, और करेंगे सबको क्लियर है, हम 1 मिनट से भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा पिछले वाले मेथड से मम्मी क्या हुआ पहले वाले इसके बीच में z by z चाहिए था ना, z कहाँ से आया बस z बात को कर दिया क्या ये पूछने का हाँ nth ऑर्बिट की a नॉट मतलब ऐसी की बात करते 0.529 ये हाँ आप बताओ इस बार फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या फर्स्ट ऑर्बिट की हाँ हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट, तो a नॉट इज इक्वल टू 0.529 है, ठीक है तो 0.529 की जगह a नॉट रख सकते हैं और रेडियस बोल दिया मतलब
हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे एक हैं। बार आप बताओ अभी कौन बता रहा है? पहले वाला को बताओ। पहले वाला कैलकुलेशन छोड़ दो ना, बोला ना इतना लंबा हो गया। मैं इस स्लाइड में स्क्वायर बाय z आता है या z स्क्वायर n स्क्वायर बाय z है। n स्क्वायर रेडियस फिर सब्जेक्टिव में आया तो लिखना पड़ेगा ना। कोई जरूरी क्या क्या होगा? सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में छोटे में ये कहानी भूल गए नंबर तो उन्हीं के देना है, थोड़ी तो भी इसलिए तुम। ये नॉनसेंस वाली बातें मुझसे बिल्कुल नहीं करना। मैं पिटाई लगाने वाली हूँ। तुमको क्या हो रहा है? तबीयत खराब हो रही है? अब ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्या नाम है? Describe wavelength of an electron in fourth boron. In fourth Bohr orbit. Fourth Bohr orbit में d bragg wavelength बतानी है आपको। ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ समझ नहीं आता। यहाँ पर इससे पहले जो लिखा है वही बताना। d broglie of electron है क्या? d bragg wavelength। तुमको भी वो अंशुल की वो की क्या? तुम्हारा नोट कर रहे हो तुम जाके तुमको हो रहा है। ये तुम लोग क्या करते हो? टीचर जो बोलता है उस पे ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारा दिमाग जहाँ चलता रहता है, जिस पॉइंट पे अटका रहता है लोग उसी टीचर पे अटके रहते हो, है ना? सामने क्या लिख रहा है पता नहीं चल रहा है। ये रजत के साथ मिलता है। रजत का दिमाग वहां पे अटक गया उस पॉइंट पे, तो रजत वही रहेगी। टीचर आगे बढ़ गया, दो तीन चीजें और बता दिया, फिर वो उस इसको बीच वाले को समझेगी नहीं, खत्म होने का वेट करेगी। अच्छा खत्म हो गया, अब वाले को पहले पूछ लूं, फिर ये जो आगे बताएगा उसके बाद फिर चैन ये लो थोड़ा पैसे। ए नॉट दे दिया। ए नॉट का मतलब है हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। पाई क्या? मतलब ए नॉट का मतलब 0.529 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। हाँ ए नॉट का मतलब 0.529। फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है तो 2πrn और फोर्थ ऑर्बिट की वेवलेंथ निकाल। इन लेमना वही फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो भी लगा। हाँ हाँ 2r is equal to n लैम्डा निकालना। n क्या है आपका? PCR ये भी आ गया। क्या? ये तो बताया। ये भी क्वेश्चन है। मैम बी 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 के साथ सी आ रहा है। ये बी नहीं है, गलती हो गई। मैम सी
बी किसका है संकलन का। yes. सीधे सीधे क्या है फॉर्मूला में क्वेश्चन है 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा लगाना है हमको 2 पाई आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बाय तो है। अब ये क्या है यहाँ पे लैम्डा क्या करो आप 2 पाई ए नॉट और यहाँ पे एन क्या रखना है आपने 4 जेड क्या रखोगे 1 रख दो लैम्डा क्या आ जाएगा 1/4 तो उड़ जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई ए नॉट इंटू 8 पाई ए नॉट कौन सा ऑप्शन हाँ ये रेडियस का फॉर्मूला है ना हाँ हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय z हां जी हम इधर अभी 2 पाई आर एन वाला फॉर्मूला देखो एकदम हम ये कैसे आया जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसका अगर हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो वो सरकमफेरेंस आता है उस ऑर्बिट का नंबर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा ये डेरिवेशन कैसे है डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है इस फार्मूला को हमें क्या करना है याद करना है और यूज करना है ना हम एक मतलब बी प्रॉब्लम का ये इक्वेशन हाँ डी ब्रोगली को एक और उससे वेलोसिटी और रेडियस से रिलेट करके करते हैं जब वेलोसिटी के फॉर्मूला को और रेडियस के फॉर्मूला को कोलैबोरेट करके दोनों को यूज करोगे डी ब्रोगली इक्वेशन में तो यस सर एक हम लोग ये भी पढ़ते थे ना ये वाला याद है कि नहीं क्या बोर ऑर्बिट में जो पढ़ा बोर वाले में जो पढ़ा क्या पढ़ाया था m b r is equal to h upon 2 pi यही तो पढ़ाया था अब ये m into b क्या है p है और h ये है तो h upon b अगर करो तो क्या हो जाएगा 2 pi और यहाँ पे n बचेगा ऐसा नो देख पाए बोर का जो फॉर्मूला था बोर का फॉर्मूला वो यही तो था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2y अब क्या किया हमने h अपॉन mv को यहाँ पे ले लिया mv होता है p h अपॉन p को यहाँ पे ले लिया तो n यहाँ पे बचेगा और 2 पाई को इधर लेके चले गए तो 2 पाई r तो यहाँ से ये फॉर्मूला डेराइव हो गया देख पा रहे हैं Yes or no? क्या नाम है वेरोनिका 2 पाई इक्वल टू n लैम्डा और ऑर्बिट वाले से निकाल लिया डी ब्राई यहाँ पे लगा दिया कि भाई h अपॉन mv क्या होता है लैम्डा और भी लगाए और डी ब्राई भी लगाए ये दोनों को कंबाइन करके ठीक है अब थोड़ा एक और इस पे अच्छा क्वेश्चन ये अभी जो करवाया था 20 में आया था उसके पहले जो करवाया था वो किसमें आया था 19 अब थोड़ा सा एक और अच्छे लेवल का कर लो एक अच्छा क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखो एक मैं बोलूं लिखेंगे हाइड्रोजन मैस 3 आइसोटोप
A, B, C. Hydrogen has 3 isotopes A, B, C. Number of neutron in A, B, C. Number of neutron in A, B, C. Is X, Y, Z. X, Y, Z. Calculate sum of X, Y, Z. 20 का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप A, B, C है। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कितना? X, Y, Z। इसमें X, इसमें Y, इसमें Z। आपको निकाला X plus Y plus Z। अब ऑप्शन भी लोगे इस क्वेश्चन में? मैं नहीं दूंगी आंसर, बताओ उसकी देर से देख पता है 2-3 मिनट। इसमें आंसर ऑप्शन क्या है? करो भाई। 3 आइसोटोप्स मालूम है ना? हाँ, उसमें न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकाल के क्या होता है? हमने 1 3 आइसोटोप नहीं मालूम, ऐसे लॉस्ट कैसे बैठे हो? क्या सोच रहे हो? जो क्वेश्चन दिया उसके बारे में सोचो। मेरे सोच रहा हूँ हम तो सोचना ही नहीं है इतना। आइसोटोप पहली क्लास से बताना शुरू किया हाइड्रोजन के, फर्स्ट क्लास से केमिस्ट्री में। क्या है फॉर्मूला हाइड्रोजन के आइसोटोप का? आ गया आंसर सबका ऑनलाइन? Yes, कितना आ रहा है? ma'am. 3. इसमें इतना क्या सोचना था? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कितनी बार बता चुके हैं आप लोगों को? इसमें न्यूट्रॉन निकालो, कितने आ जाएंगे? 1 - 1 = 0। ये A है, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर Z है। A - Z होता है न्यूट्रॉन। इसमें 0 आ गए। दूसरे वाले में 2 - 1 1 आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? B - 1 2 आ जाएगा। X आ गया आपका 0, Y आ गया आपका 1, Z आ गया आपका 2। तो X plus Y plus Z नहीं निकाल पाओगे? कोई दिक्कत नहीं इसमें? इंटीजर क्वेश्चन था। कहाँ दिक्कत नहीं? तो याद आना चाहिए था ना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप ये होते हैं। न्यूट्रॉन को निकालना है। आए नहीं, हम थोड़ी लाए। बेस में भी आते हैं। एडवांस बेस में ऐसा क्वेश्चन है। मजाक थोड़ी ना करना है। ठीक है? नेक्स्ट कर लो इसी पे डी ब्रॉय में। फिर उसके बाद सिखा देते हैं आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक टॉपिक और दूसरा करा। डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन। wavelength associated with photoelectron varies with frequency u.
ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बात आ गई ना तो आप ये समझ लो कि किसकी बात कर रहे हैं। आपको कौन सा फॉर्मूला याद आने चाहिए? वेरीज विद फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। न्यू नॉट दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में न्यू नॉट क्या दिया हुआ है? फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए था क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूला को यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी अगर वेवलेंथ निकालें हम तो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेटेड होगी, ये रिलेशन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला सबको मालूम है ना? न्यू है जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट है कौन सी? थ्रेशोल्ड। दो फ्रीक्वेंसी बताई थी ना, एक जो उसके ऊपर आपकी फॉल हो रही है और दूसरी वाली क्या है? थ्रेशोल्ड। बहुत तेज तूफान है। चार रिलेशन दिए हैं, कौन सा फॉलो कर रहा है ये बताओ। तो आगे भी जा रहा है। चलो पूरी आंख खिला दो। भी मास्क भी लगा दो। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला मालूम था ना? हाँ, उस फॉर्मूला को यूज करिए और उस फॉर्मूला को यूज करके क्या करना है? वेवलेंथ के फॉर्मूले को फॉर्मेट। फॉर्मूला लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लिख देती हूँ। डी ब्राइट आपने अभी भी पढ़ा है, H अपॉन V। कि आपने तुरंत पढ़ा है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। इन दोनों को यूज करके आपने ये बात प्रूव करनी है। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h न्यू माइनस h न्यू, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू। ये है हाफ m। अब इससे ज्यादा हिंट में नहीं, आपके पास 1 मिनट है। सवाल फॉर्मूला नोट कर लो फिर सवाल करिए। क्वेश्चन पे कर दूं? क्वेश्चन में बस आपको क्या है, जो लैम्डा है उसका रिलेशन निकालना है न्यू माइनस न्यू नॉट। तभी तो आप वेरिएशन निकाल पाएंगे कि कैसे वेरी करना है। बी वेरी करना है, बी नहीं है न्यू माइनस अपना दिमाग लगाओ। क्या नाम है? साक्षी। अपना दिमाग लगाओ, अपने यूज करो दिमाग। ऐसे क्यों कर रहे हो? फॉर्मूला भी लिख दिया, आप ट्राई करो।
उसी फॉर्मूला को तो अप्लाई करना है। तुम्हारे आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी, चश्मा नहीं। विजन चेंज होता है ना आंखों का। क्या आता है काली का? क्या क्या होता है? बोरिक एसिड पाउडर आता है जो कैरम में हम लोग डालते थे बचपन में। पाउडर होता है। उसको थोड़ा सा उसको अमूल डालो। नहीं गुनगुने पानी में डाल करके उससे अच्छा। वॉश कर दो, कोई इन्फेक्शन वगैरह। ठीक है आंखों को डायरेक्ट शीट पर डाली है। आ गया। ऑनलाइन भी किसका आ गया? हेलो हेलो बच्चों, किसी का आया? नो नहीं है। करें हमारे सामने कौन बैठा हुआ? हर्ष बैठे हुए। हर्ष ने कर लिया है तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट हमारे पास है। और हर्ष ने बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से दिया। सीधे सीधे क्या किया? h की वैल्यू रख दी। ये जो पहली इक्वेशन थी लैम्डा इनटू p था ना, h इज इक्वल टू यही था। तो इन्होंने क्या किया? h की जगह क्या रख दिया? लैम्डा इनटू p। लैम्डा इनटू p और p की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी तो लिख ही सकते हैं p की जगह न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी है तो ये कट जाएगा, है ना? देखिए हम एक वेलोसिटी तो यहाँ पे बचेगी। न्यू माइनस न्यू नॉट कर गया, इनटू v क्या हो गया? कट गया। अब क्या करें? एक v तो बच गया, एक v को कैसे उड़ाया है? एक v को कैसे उड़ाया? उसको तो आपने ध्यान नहीं दिया। एक v अगर बचेगा तो v होगा। वैसे भी नहीं होगा, यदि आप कॉन में भी जाएगा तो 1/2 कांस्टेंट होगा, तो पार आने से नहीं तो रूट में होता है तो बाहर आने से कौन म्यू माइनस मोटा ऑप्शन डी बता दो ना। मेरे को ऑप्शन नहीं आता। डी डी ऑप्शन डी ठीक है। मास कांस्टेंट है ना, हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिकर मत करिए, बिल्कुल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू सीधे सीधे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक, h अपॉन p की चेंज इधर चेंज ये वाला हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? h न्यू माइनस न्यू। इधर क्या करें? ऊपर में m का मल्टीप्लाई कर दो और m का ही डिवीजन कर दो। ऊपर वाले में m का मल्टीप्लाई m का डिवीजन, m का मल्टीप्लाई m का डिवीजन। किसी भी वैल्यू में अगर m का मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओवरऑल वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। m का ही मल्टीप्लाई m का ही डिवीजन कर दो। यहाँ पे आ गया h न्यू माइनस ठीक। ये m स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो m इंटू b का होल स्क्वायर। यस और नो? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? मैं बताऊँ कैसे आएगा? m का ही मल्टीप्लाई कर दिया था, m का ही डिवीजन। ठीक,
तो ये क्या बन गई वैल्यू एम बी स्क्वायर थी, तो ये क्या बन गई एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे एक एम बचेगा। ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर को एम बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पक्की बात। एम इंटू बी क्या होता है पी, तो होता है पी, यहाँ पे लिख लो। ये आ गया हाफ पी का स्क्वायर बाई, ये चीज आ गई इस इक्वल टू में म्यू माइनस म्यू, ठीक। एच इज इक्वल टू रख दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू रख दो एच अपॉन पी, हाँ ठीक है। बचना तो हाफ और यहाँ पे रख दो, इसको ऐसे ही रहने दो। लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू रख दो लैम्डा इनटू पी से, पी से पी उड़ गया, एक पी बचा, वही बन गया वापस, फिर से वही बन गया ना, मैं बता रही हूँ ना। हम लोग के नीचे आके फिर मल्टीप्लाई को प्लीज बी है फिर क्या बस फिर से वेलोसिटी बी की वैल्यू बना लो, किसकी वैल्यू बना लो बी की, बीच वाली स्लाइड पे क्लासेस स्टार्ट किया था आपको फॉर्मूला था, हाँ वहां से बी की वैल्यू बना ली, यहाँ से बी की वैल्यू बन गई ना सीधे सीधे, बी इज इक्वल टू आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा म्यू माइनस म्यू नॉट। पर को तो उसका रिलेशन निकालना है ना लैम्डा का, तो बी करे भी आएगा, बी तो वैरी करेगा, तो बी की वैल्यू बना लेंगे अपन। बी की वैल्यू कैसे बनाओ, इक्वेशन जहाँ पर आप फर्स्ट स्लाइड में जहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी थी बात वही सिंपल, हाँ और इजी कट जाएगा सीधा सीधा, पूरा सॉल्व करके ये बनाना है, ये यहाँ से और आगे, हाँ ये अब बी स्क्वायर की वैल्यू बना लेंगे तो ये m नीचे चल जाएगा 2/2h अपॉन m 2 माइनस नॉट बी स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में चला जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी रूट 2h अपॉन n म्यू माइनस म्यू नॉट, उसी ये आ रहा था अपना लैम्डा 1/2 म्यू 2b अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल्स टू लैम्डा आ रहा था, b वेरी कर रहा था, b की जगह वैल्यू रखेंगे तो रूट 2h अपॉन n तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, तो ये बचेगा रूट म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट, तो ये बचेगा 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट, तो उसको पावर 1/2 लिख देंगे ना। क्या कहना चाह रहे हो आप, बस ये कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो बेसिक इक्वेशन थी इसी को मैम यूज करके पहले बी की वैल्यू निकालते है ना, आप पूछो। ट्राई करना है। ये कह रहे हैं कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ना एच न्यू माइनस न्यू नॉट, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्या आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ 2h न्यू माइनस न्यू नॉट बाई, ये आ गई b की वैल्यू है ना। अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इससे क्या फायदा होगा, आप कैसे क्रिएट करोगे इससे, वो हमारी इक्वेशन बनी थी ना हाफ b इज इक्वल टू लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट, ये जो बाद वाली बनी थी हमारे में जाके हाफ b इज इक्वल टू लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट, इसमें जा करके b की वैल्यू हमको रखनी है, ये पीछे बन गई थी मैं बोल देती हूँ, अभी आगे बन गई, क्या बना था b/2 इज इक्वल टू लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट, और v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी भी ये रूट 2h हाँ m न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस
यहाँ पे यहाँ पे आ गया न्यू माइनस न्यू नॉट और ये 1/2 अलग से ये भी था। आगे आ गया लैम्डा और न्यू माइनस न्यू। ये तो पूरा कांस्टेंट है 2h अपॉन n 1/2 और ये 2h और n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1/2 ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू रूट वाली ये भी कांस्टेंट और ये 1/2 ये भी कांस्टेंट क्योंकि एक नंबर है। तो इतनी सारी वैल्यू क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। की वजह डायरेक्ट मास क्यों कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो पूरे प्रोसेस के दौरान तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा ये भी कांस्टेंट होगा। ये सब कुछ क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। जब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई पूरी की पूरी केवल न्यू माइनस न्यू नॉट रूट में बचा हुआ बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ न्यू माइनस जो कांस्टेंट थे उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी नीचे चला जाएगा। अब इसको नीचे ले जाते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया ये रूट ऑफ है तो रूट को आप क्या बोल सकते हो 1/2 बोल सकते हो और यहाँ पे आ गया न्यू माइनस न्यू नॉट पावर 1 है एक ही चीज है वो नीचे आ जाए। अब अगर इसको नीचे ले जाते हो इसको ऊपर ले जाओ तो ये -1 हो जाएगा तो -½ आएगा। -½ को अगर सीधे सीधे लिखो तो 1/2 लिख सकते हो या ऊपर वाले को नीचे ले आओ तो ऊपर वाले को जब नीचे लाओगे तो ऊपर वाली पावर नीचे वाले पावर से माइनस हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर 1/2। ये ऑप्शन अगर आप करें ये ऑप्शन अपना कौन सा आ रहा है प्लस में ये अपना ऑप्शन है बी। तो पहला काम क्या किया हमने पहला काम किया कि वेलोसिटी निकाली उस फॉर्मूला से और फिर उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू इसमें हमने थोड़ा सा क्या था डेरिवेशन काइंड ऑफ सवाल दिया था। दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके आपको क्या करना था डेराइव करना जैसे फिजिक्स में आती है ना डेरिवेशन उस टाइप का ये मेरे का क्वेश्चन था। इजी नहीं है इजी इजी है ना अच्छे टफ लगा क्या बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। हमने ही सॉल्व किया ना तो कई बार क्या होता है कि जो सॉल्व करा उसको ज्यादा समझ आया जिसने किया नहीं उसको पहला काम यहाँ से किया b की वैल्यू निकाली √2h न्यू माइनस न्यू नॉट बाई m रूट में ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया इसके रिलेशन को यहाँ पर रख करके b की वैल्यू निकाली b/2 लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट और फिर हमने उसी b की वैल्यू जो पहले से निकाली थी उसको यहाँ पर फिर से रख तो हमारा क्या आ गया रिलेशन। क्लियर है बात अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो। अच्छा बोर एटॉमिक मॉडल में आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है एक फिक्स ऑर्बिट में एक फिक्स रेडियस होती है उसकी एक फिक्स वेलोसिटी होती है फिक्स एनर्जी होती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कहीं पे भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है नहीं एक फिक्स पाथ है पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से फिक्स पाथ है और उनकी एनर्जी भी क्या है फिक्स है उनका रेडियस भी फिक्स है उनकी वेलोसिटी अगर उसमें मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी फिक्स होगी। तो ये चीज बताई थी नील्स बोर। अब आपको मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से किस पे जाता है हायर पे जाता है तो लोअर से जब हायर पे जाता है तो एनर्जी क्या होती है गेन होती है गेन करता है ठीक है। अब जो एनर्जी गेन करेगा वो किस तरीके से करेगा दोनों जो लेवल का डिफरेंस है डेल्टा ई उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी मिलनी चाहिए किससे मिले फोटॉन से मिल जाए या किसी और से मिल जाए
ठीक, या ऊपर से नीचे आता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है, तब क्या करेगा, हाई टू लो आएगा तो एनर्जी को अपने अंदर से एमिट करेगा। जो एमिट करता है रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। तो अगर उसकी हमको वेवलेंथ निकालनी हो तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि आप ये फॉर्मूला यूज कर दो। अगर वो एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगर मान लो किसी n हायर से n लोअर पे आ, तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। और एनर्जी का अगर वो एमिशन करता है तो उस एनर्जी के एमिशन में क्या होगा, अगर उसकी वेवलेंथ हमें पता करनी है, वेवलेंथ हम कैसे पता करते हैं, हम डेल्टा ई निकालते हैं, उसको इक्वल करते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, इसके इक्वल कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या पता लग सकता है, लैम्डा। डेल्टा ई कैसे पता लगेगा, दोनों एनर्जी लेवल का अगर एनर्जी डिफरेंस हम निकाल लें, जैसे मान लो n इज इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन आता है, मान लो n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो फाइनल हो गई 1 और इनिशियल हो गई 5। तो इसका मतलब जिस पे आया है फाइनल माइनस इनिशियल, E1 माइनस E5 निकाल दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Sc बाई लैम्डा। इससे हमको क्या मिल जाती है, लैम्डा मिल जाती है। ठीक, अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट भी याद रखते हैं हम लोग, अगर हमें जल्दी निकालना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, E1 E2 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकाल करके फिर रखते हैं, फिर H और C का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपको एक शॉर्ट याद रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लैम्डा का फॉर्मूला डेल्टा ई वन टू थ्री सेवन फाइव, 1 2 3 7 5, ये नंबर याद रखो, 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा, यहाँ से लैम्डा निकलेगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, और डेल्टा ई आपको किसमें रखना है, इलेक्ट्रॉन, दोनों लेवल की एनर्जी को आप रख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफरेंस को। मान लो एक का एनर्जी लेवल का एनर्जी है -13.6, ठीक है, और एक का है मान लो -5.4, तो दोनों का डिफरेंस निकालो और दोनों का डिफरेंस वैल्यू यहाँ रख दो, और 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाय दिस डिफरेंस, तो लैम्डा किसमें आ जाता है, मान लो आपको मीटर पूछा गया तो एंगस्ट्रॉम मीटर में कन्वर्ट करना आपको क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट फॉर्मूला, इसमें आपको H और C की वैल्यू लगा करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप हाँ जहाँ जरूरत हो लगे कि नहीं इससे काम बन जाएगा तो इसी को यूज कर लेंगे। कह रहे हो हर बार ये क्यों नहीं यूज करते, हाँ जहाँ जरूरत हो नहीं यूज करते, लेकिन कभी कभी उस फॉर्मूला से, जैसे अब आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, अगर ये हमें दोनों फॉर्मूला नहीं आते तो हम कैसे डिराइव कर पाते, तो इसलिए मेन फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ता है। ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 7 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, क्या निकलेगा, जो रेडिएशन को एमिट कर रहा है ऊपर से नीचे आने पे उसकी वेवलेंथ किसमें निकलने वाली है, एंगस्ट्रॉम, एनर्जी किसमें रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कल से मास्क लगा के आना। वही जो वो वाले चलो बढ़िया ना तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। देखो जैसे एनर्जी का फॉर्मूला है, अभी आपको याद नहीं हुआ होगा तो आप अपनी नोटबुक को पलट के एनर्जी का फॉर्मूला देख सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला देख सकते हैं, लेकिन दिमाग को बिल्कुल बंद मत करिए कि हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आ रहा, आगे कैसे बढ़े। ट्राई करिए सब लोग। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ रहे हैं, पहला लेवल इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। ये मालूम भी होता है कि पहले की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। और एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड state of Ag+1 ion in electron volt is, ये लिखा आंसर है -54.4। देखो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देखो एक्साइटेड स्टेट मैंने क्या बताई थी, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल से हमेशा एक कम होती है, तो इन्होंने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं किसकी एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट एकदम। हाँ एक्साइटेड स्टेट अगर बात की जाए तो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल से क्या होगी, एक कम, सेकंड होगी। ये एक्साइटेड स्टेट ओरिजिनल एनर्जी लेवल से एक कम मान है, सेकंड बोल रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी लेवल क्या है, हीलियम के थर्ड का पूछ रहे हैं और हाइड्रोजन के फर्स्ट की एनर्जी गिवन है। अर्निम करिए, पहला आंसर आपका होना चाहिए। पीछे तो ज्यादा ठंड लगेगी, उधर बैठो, उधर बैठो। कहाँ जा रहे हैं? सब लोग ट्राई करिए। मूवी वेरोनिका पलक वर्णित सबने ट्राई सबने ट्राई करना है। एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं, अभी हो सकता है आपको याद नहीं हुआ। एनर्जी का फॉर्मूला ये है, -13.6 दैट स्क्वायर मल्टीप्लाई में और एन स्क्वायर डिवीजन। हीलियम है तो हीलियम के लिए Z क्या लोगे, 2, एटॉमिक नंबर 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है थर्ड। हीलियम है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है क्या, थर्ड। सी आ रहा है, कर लो। सर मैं आपका और किसी का आया, सी आ रहा, सी उसका देंगे तो दिया हुआ है, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। सी आएगा, आ गया जल्दी से तो आएगा। हम एक बार आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट का
सी आंसर है। देखो वेरोनिका पूछ के एक्साइटेड स्टेट का मतलब बता दो। ये रही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल है, इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद जितने होंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। ये जो होगा ये सेकंड ऑर्बिट होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। यस मैम। सेकंड ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, स्टेबल ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, ठीक है। बोर ने यही तो बोला था कि भाई इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 2, पहले के बाद दूसरा, ठीक है। इसको पहले ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसके बाद सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल टू 2 वाला जो होगा ये होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर कौन आएगा, ये 2 था, अब कौन आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो गई एक्साइटेड स्टेट, तो इसके बाद कौन सी आएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जहाँ पे एनर्जी गेन करके एक्ट करके जिस एनर्जी लेवल पे जा रहा है, एक्साइट होके जहाँ पे जा रहा है, तो वो तो -1 +1 दोनों हो सकते हैं। नहीं तो डी एक्साइटेड स्टेट, नीचे आने पे तो डी एक्साइट होता है, एनर्जी को फेंक देता है, फिर बस नीचे आ गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो थर्ड पे जाता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड पे गया, नीचे से ग्राउंड से कहां पे गया, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ आ गया वेरोनिका। यस मैम। ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलने का मतलब होगा ऑर्बिट कौन सी होगी, 4। तो जो एक्साइटेड स्टेट है अगर ऑर्बिट निकालिए तो एक प्लस होगा, तो आपको ऑर्बिट का अंदाजा होगा, ठीक है। और आंसर तो सबका आ गया होगा मेरे ख्याल से। Bn is equal to -13.6, यहाँ पे क्या था, Z² / n²। हीलियम के लिए हम लोग लेते हैं Z2 और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, और शेल नंबर कौन सा लेना था हमें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 3। तो ये -13.6 4/9 कर दिया, ये वैल्यू निकालते हैं जो वैल्यू 6.04 -6.0। कौन आना चाहता है, नहीं वो पलक का बार-बार काम है। तो हमने कुछ क्वेश्चन बोर के भी कर लिए और भी कर लिए, बोर भी हो गए, एम्ब्रॉयडरी भी कर लिया। अब एक नया प्रिंसिपल पढ़ लेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ बहुत सिंपल है, कभी कभी पूछा जाता है 11th में। हाँ बहुत सिंपल पानी चलो समझते हैं, छोटा सा बहुत है, क्या बताने जा रहे हैं, जैसा नाम से पता दिखता नाम है, नाम से कुछ नहीं पता चलता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी वर्ड से कुछ पता चल रहा है कि अनसर्टेनिटी की कुछ बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, क्या बोला है मुझे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है,
बोला जो बोर का मॉडल था, बोर के मॉडल ने क्या किया, पहले बोर वाला को समझो। बोर के मॉडल ने बोला कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अरे कैंसिल कर देना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इस पाथ पे या आगे पाथ पे हो सकता है, इनके बीच में कहीं नहीं हो सकता। इन्होंने बोला फिक्स है, जैसे सीढ़ी से जब अपन उतरते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं आप हाफ सीढ़ी उतर गए, आप 3/4 उतर गए, ऐसा नहीं बोलते ना, बोलते हैं फर्स्ट स्टेप उतरे, सेकंड, थर्ड, ऐसे इतने स्टेयर्स हमने उतर गए या चढ़ गए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या स्टेयर्स काइंड ऑफ है, ये फिक्स पाथ है, इसमें 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 इस तरीके से ही हो सकता है। वापस आएगा तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से इसमें भी आ सकता है, यहाँ से इसमें भी आ सकता है, सीधे भी। भाई 5 से 1 पे आना है अगर उसे, तो वो ऐसे भी आ सकता है, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए। पाथ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 5 से सीधे 2 पे आ जाए, फिर 2 से 1 पे आ जाए, 5 से सीधे 3 पे आ जाए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए। तो दैट विल बी डिफरेंट थिंग, अलग अलग पाथ से वो आ सकता है। लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि 5 से चला तो आधे इस पे आ गया, नहीं, 5 से चलेगा तो इनमें से किसी एक पे आएगा, ये बोर ने बोला। और बोर ने बोला कि इसकी रेडियस भी आप निकाल सकते हो, कहाँ पे है, रेडियस निकालने का मतलब ये है बोर के अकॉर्डिंग कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता दिया, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे है, ये रेडियस है मतलब इतने डिस्टेंस, ठीक। फिर इन्होंने बोर में वेलोसिटी भी बता दी, फिर इन्होंने क्या एनर्जी भी बता दी। तो बोर ने जो मॉडल बनाया उस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने वेलोसिटी भी बता दी, रेडियस भी बता दी, मास और वेलोसिटी पता है तो आप मोमेंटम भी बता सकते हो, एनर्जी भी बता सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हो, उसकी टोटल एनर्जी भी बता सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बोर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक। पर हाइजेनबर्ग ने प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली मेजर किया कि किस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मान लो कि हमारे पास घड़ी है, हमने क्या किया, हम बोल रहे हैं कि अभी अभी क्या टाइम हो रहा है, जो भी टाइम हो रहा है व्हाटएवर, इस टाइम में हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। अब हमने बोला 5 पीएम पे, एग्जैक्ट 5 पीएम पे हम इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को देखना चाहते हैं, ठीक। तो हाइजेनबर्ग बार-बार कैलकुलेट करके देख रहे थे कि मास, जब वो वेलोसिटी को एक्यूरेटली बताते थे तब ऐसा देखते थे कि जो उसकी पोजीशन है उसको करेक्ट नहीं बता पा रहे, उसमें क्या कहते हैं उसको, एरर आ जा रहा है बार-बार, ठीक। और जब किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही सही बता लेते थे, कैलकुलेट कर लेते थे, उस टाइम पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे तो वेलोसिटी एक्यूरेटली नहीं बता पाते थे, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ एरर आ जाता था। तो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कई ऑब्जर्वेशन लिए, उसके बाद इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि किसी एक टाइम पे, किसी एक मोमेंट पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्यूरेटली बताते हो तो यू कुड नॉट प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, बता सकते हो लेकिन एक्यूरेट नहीं बता सकते उसकी पोजीशन। और अगर किसी टाइम पे आप एक्यूरेटली पोजीशन बता देते हो तो उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते, ये चीज इन्होंने। तो उसमें बोला कि भाई अनसर्टेनिटी कितनी होती है, उस अनसर्टेनिटी को, पोजीशन की अनसर्टेनिटी को इन्होंने डिनोट किया डेल्टा एक्स से। पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसको इन्होंने डिनोट किया डेल्टा एक्स से। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, और उसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट वगैरह करके एक फॉर्मूला दे दिया।
बेसिक क्या है इनके इसका, और मैं सब कुछ बता दिया था, पोजीशन भी बताई, वेलोसिटी भी बताई, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन्होंने बोला इफ एट द मोमेंट वी कैलकुलेट accurately position of electron, then at this moment we cannot calculate momentum or velocity of electron accurately, दोनों चीजों को एक साथ एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते। अगर एक एक्यूरेट बता रहा तो दूसरे में क्या आएगा एरर, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखते हैं वाई से, मतलब क्या है कि अगर आपने मोमेंटम को एक्यूरेटली बता दिया तो पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे। फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, इन्होंने बोला कि अगर डेल्टा एक्स नॉट होते हो अनसर्टेनिटी, मैं भी पीछे वाली स्लाइड का नोट कर इन पोजीशन, और डेल्टा पी को लेते हो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक मिनट, यही अभी मैंने अभी रजत यही समझाया था ना, तो डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बोल सकते हो। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या निकाला, फॉर्मूला बोला डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी is greater than or equal to n h upon 4 2 pi 4 में याद रखेंगे। अनसर्टेनिटी में नीचे क्या आता है 4 pi, 4 pi में क्या आएगा m b r is equal to h upon 2 pi। ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी का मल्टीप्लिकेशन या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है h upon 4 का। अगर मोमेंटम को लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू डेल्टा v में ब्रेक कर दिया n h अपॉन डेल्टा x डेल्टा v, आपको पता ही है डेल्टा p आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। m क्या है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है यहाँ पे शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, h क्या है बताइए आपको प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई के बारे में बताने की जरूरत है, पाई तो बताइए ना मैथमेटिकल कांस्टेंट है 3.14, ठीक है। तब नोट कर लो जिसको नोट करना है। एलर्जी है, इसको एलर्जी कहते हैं, किसी चीज से एकदम से होना। जाकर के कोई एंटी एलर्जी कुछ होगा मैं देख लूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपको कौन सी इचिंग हो रही है।
हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे ये सब नोट करते हैं कि नहीं करते हैं? हम करते हैं। तो कभी कभी तो मैं जल्दी से स्लाइड आगे कर देती हूँ, तो आप कभी बोलते नहीं हो कि मैम बैक करो। हम पीडीएफ में स्क्रीनशॉट ले लेते हो क्या आप? नहीं मैम, जो छूट जाता है थोड़ा बहुत मैं वो पीडीएफ से यस मैम। तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डी ब्रॉय पढ़ लिया, क्या पढ़ा? हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत पूछा जाता है क्या ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड, क्या क्या कमियां नहीं, ड्रॉबैक्स पूरे नहीं पढ़े, क्या क्या कमियां रह गई, इतना करने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम्स। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने में मन लगाओ। तुम लोग कैसे करते हैं वैसे? क्या बता रही हूँ? ड्रॉबैक्स ऑफ, इतना बढ़िया मॉडल दिया है इन्होंने, बस क्यों और भी इतना अच्छा मॉडल दिया, उसके बाद भी क्या हो गई? फिर भी झोल हो गया कुछ ना कुछ। अभी तो गलत साबित हो जाते हैं, फिर भी बताते हैं ऐसे। हाँ क्या बहुत सारी चीजें सही भी तो होती मतलब सही सही पढ़ा है, तो सबसे सही है ना उसको पढ़ा है। तो सही सही थोड़ी ना ऐसा नहीं होता है कि आप लाइफ में तुम्हारे पॉजिटिव और निगेटिव सारे पेजेस आते हैं, तो पॉजिटिव ही याद रखो, निगेटिव वाला हमारे लिए निगेटिव से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं ना। तो हम अपने से सीखते हैं इन्होंने अपने से सीखा वही तो सीखा। और सीख के फिर आपको केमिस्ट्री का ज्ञान पहले ये पढ़ाते फिर कहते गलत हो गया। रजत कह रही है कि सही सही चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं, जो जिसमें कमियां निकल गई वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कमियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो उनके एक्सपेरिमेंट में कमियां निकली है, हम क्या सीखेंगे उनके एक्सपेरिमेंट से? मैम 2 घंटे ही क्लास है क्या असाइनमेंट ये 4-5 पॉइंट इसके बता के आप चार पांच वो हो रहा है ना। मैम कुछ वो- मैम ने उन्हें कर दिया। नहीं अब करवा नहीं रही, अब तो बता रही बता सारा हो जाएगी। देखो बोर्ड का मॉडल बहुत अच्छा था, पोजीशन बता दी, रेडियस बता दी, एनर्जी बता दी, वेलोसिटी बता दी, सब कुछ इतना सारी कैलकुलेशन इन्होंने करवा दी। स्टेशनरी ऑर्बिट में बता दी कि भाई ऐसा नहीं है कि वो चक्कर लगाते लगाते न्यूक्लियस पे जाकर के गिर जाएगा। रदरफोर्ड के मॉडल की भी कमियों को दूर कर दिया, बोला कि अगर उसको ऊपर जाना है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो गेन करेगा, और अगर उसको ऊपर से नीचे आना है लेवल पे तो क्या करेगा? एनर्जी को फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करेगा। इसीलिए जो लैम्डा होता है उसका वो क्या होता है? फिक्स होता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि कोई 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट करना है तो वो 449 को भी एमिट करेगा, 499 को भी एमिट करेगा, नहीं, सर्टेन वेवलेंथ होती है। ठीक, ड्रॉबैक्स क्या थे? एक तो पहला जो था वो था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम को ही एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रल सीरीज हो सकता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही इन्होंने कोई भी ऐसा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसके लिए ही इनका मॉडल वैलिड। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, He प्लस के लिए वैलिड है, ये मेंस या एडवांस में Li प्लस 2 के लिए वैलिड है, B प्लस 4 के लिए वैलिड है। जब टीचर कुछ पढ़ा रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, कब बोलते? बात कुछ B प्लस 4 के लिए, B में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ही होते हैं ना। हाँ, तो चारों निकाल देंगे तब तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है?
एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इनका कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं। दूसरी क्या बात हुई? दूसरी बोर ने डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं था, कुछ इनका कोई एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं था। तो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके लिए इन्होंने कुछ भी बात नहीं बताई, कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक। तीसरी चीज क्या ड्रॉबैक निकल गया? एक तो पहला और तीसरा जो था वो सबसे बड़ा था, स्पेक्ट्रम की बेसिस। ठीक है, स्पेक्ट्रम अगला अपना टॉपिक है, तो इसमें बस पॉइंट याद रखिए कि जो स्पेक्ट्रम एटम का निकलता है उसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी। प्रॉपर का मतलब लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये सब हम पढ़ेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रम में जब देखते हैं तो स्पेक्ट्रम को बताया जाता है और उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा जाता है। लेकिन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं आपकी डार्क डार्क लाइंस, उन लाइंस के अलावा भी बहुत छोटी छोटी फाइन लाइंस देखी, उन फाइन लाइंस के बारे में भी ये। अब अगले उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम होता कितने तरीके का है और उसमें किस तरीके की लाइंस हमको देखने को मिलती है। तो स्पेक्ट्रम में एटम को स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने पॉइंट है पूरा स्पेक्ट्रम में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट वापस। सेकंड कौन सा? ये एक्चुअली ये आ चुका था, ये प्रिंसिपल आ चुके थे इनके टाइम पे, डी ब्रॉग्ली वाले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब आ चुके थे, तो इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ड्रॉबैक कैसे ये हुआ? क्या मैंने लिखा ग्रेटर देन, ड्रॉबैक कैसे हुआ? वो कांसेप्ट तो उल्टा हो गया ना, सीधे सीधे इन्होंने किसी टाइम पे बता दिया उसकी वेलोसिटी, उसी टाइम पे उसकी रेडियस भी बता दिया, रेडियस बताने का मतलब पोजीशन भी बता दी और वेलोसिटी भी बता दी एक साथ था। और जबकि अनसर्टेनिटी क्या कहता है, और एग्जैक्टली यही राइट भी है, अनसर्टेनिटी होता है वेलोसिटी अगर एक्यूरेटली निकालोगे तो पोजीशन एक्यूरेटली नहीं निकाल पाओगे, एरर आएगी, निकाल लोगे एरर। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग करने वाले हैं क्या, अगर किसी भी एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो रेडियो एक्टिव बन जाता है। किसी भी उसमें से क्या कर दे, एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लाइक हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे होता है, मतलब जिसको क्या ना रदरफोर्ड सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देकर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल दिया, तो रेडियो एक्टिव क्यों होना चाहिए? रदरफोर्ड में यूज किया था ना हीलियम का अल्फा पार्टिकल, बनस्पति होता है ना, रदरफोर्ड में अल्फा पार्टिकल यूज किया, हीलियम Hg++ यूज किया, हां तो वही वो रेडियो एक्टिव बन गया ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हां बनस्पति रेडियो एक्टिव होता है 1H3, हां है ना? 1H3 नहीं, हां वन